तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका स्वागत है माय लर्निंग जोन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट के एक ऐसी स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर दोस्तों आपको अप टू 50 लाख का लोन मिलता है और 35% तक की सब्सिडी मिलती है। ये स्कीम का नाम है दोस्तों PMEGP स्कीम। इसके अंदर आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बट दोस्तों इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में मतलब प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं प्रोसेस इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि, और डिस्कस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इस लोन का प्रोसेस कैसे होता है। क्योंकि दोस्तों आपने इस स्कीम से रिलेटेड कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे कि भाई देखो इस वेबसाइट से अप्लाई करना है, ऐसे करना है, बहुत आसान है, या मतलब यहाँ पे ये भरो, वहाँ पे वो भरो, सबमिट करो और आपका काम हो गया, एक बार बैंक चले जाओ और फिर जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आप ही सोचो किसी भी बैंक से लोन लेना इतना आसान नहीं होता है। और ये तो दोस्तों गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंदर आपको सब्सिडी भी मिलेगी। अब देखिए दोस्तों 35% तक की सब्सिडी, मतलब अगर आपका लोन 50 लाख का अप्रूव होता है तो उसमें आपको 17.5 लाख की तो सब्सिडी मिलेगी। अब इतना आसान तो नहीं होगा ना दोस्तों, इतना मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसके अंदर लोन लेना इतना आसान तो नहीं होता है। तो दोस्तों यही हम आज की इस वीडियो में प्रोसेस देखने वाले हैं कि पूरा किस तरीके से रहेगा PMEGP के अंदर, और आपको उस प्रोसेस को फिर फॉलो करना है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना तो फिर आपको लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों सिर्फ एप्लीकेशन से इसका काम नहीं होता है, मतलब आपका काम नहीं होगा, आपको और भी लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा और कुछ अलग लोगों के साथ आपको मिलना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम होगा। तो यही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना और आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों PMEGP की, जो कि मैंने शायद यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस सर्च करे बट मुझे वहाँ पे ऐसे वीडियोस नहीं मिले। जो यूट्यूब पे मतलब लोग देखने आते हैं दोस्तों वही दिखाया जाता है। तो इसीलिए हम आज की इस वीडियो में थोड़ा डिटेल्स में इस स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों PMEGP स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत दोस्तों ये लोन दिया जाता है इस स्कीम के अंदर में। अब दोस्तों इस स्कीम के अंदर में आपको अप टू 50 लाख का लोन मिलता है विथ 35% सब्सिडी। बट दोस्तों सब्सिडी 35% तक जो मिलती है ना, उसमें भी कुछ कंडीशंस है, मतलब सभी को 35% तक की सब्सिडी नहीं मिलती है। तो किन को कितनी % सब्सिडी मिलेगी ये हम पहले समझ लेते हैं। तो इसमें दो कैटेगरीज गवर्नमेंट ने की है दोस्तों, एक जनरल और एक स्पेशल। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंदर में जो लोग आते हैं उनको क्या सब्सिडी मिलेगी ये हम आगे देखेंगे। और दोस्तों स्पेशल कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं वो यहाँ पे आपके सामने, जैसे कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेंस, डिफरेंटली एबल्ड, NER, एक्स सर्विसमैन, ये जो लोग हैं ना दोस्तों ये स्पेशल कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें भी दो टाइप के आपको सब्सिडीज़ मिलेंगे। जैसे कि आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल है या स्पेशल है, वो एक आपको देखना है। अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी % सब्सिडी मिलेगी। और दूसरा है दोस्तों आपका जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है वो अगर अर्बन में है या फिर रूरल में है। अगर अर्बन में है दोस्तों तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं और अर्बन में आपका प्लांट जो है वो आप लगाने वाले हो तो उसके अंदर आपको 15% की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। दूसरा है दोस्तों कि अगर आप रूरल के अंदर में हो तो फिर जनरल में हो और रूरल में हो तो फिर आपको 25% तक की सब्सिडी मिलेगी। मतलब जनरल कैटेगरी, अर्बन एरिया और रूरल एरिया। तो जनरल कैटेगरी में अर्बन एरिया में अगर आपका प्लांट है, मतलब आपका जो बिजनेस है वो आप सेटअप करने वाले हो तो फिर 15% की सब्सिडी मिलेगी। अगर रूरल के अंदर में लगा रहे हो तो फिर 25% की सब्सिडी मिलेगी। अब यही अगर दोस्तों स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब आप जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं स्पेशल कैटेगरी में, तो फिर अगर अर्बन के एरिया में आप आपका प्लांट लगा रहे हो, मतलब आपका जो बिज़नेस है वो सेटअप कर रहे हो, तो फिर आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी। और जो मैक्स सब्सिडी मिलती है फिर वो रूरल के लिए मिलती है, मतलब 35% की सब्सिडी स्पेशल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए मिलेगी। और वो भी अगर रूरल जो एरिया है उसके अंदर, मतलब ग्रामीण के अंदर अगर आप आपका बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो 35% तक मिलेगी। इतनी बात ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई कि 35% की सब्सिडी किसको मिलेगी, 25% की किसको मिलेगी, 15% की किसको मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हमें यहाँ पे देखना होगा कि हम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ये लोन सबके लिए नहीं है। तो किन के लिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एज का क्राइटेरिया है, एक तो कि आपकी जो एज है वो 18+ रहनी चाहिए, मतलब 18 साल से ज़्यादा रहनी चाहिए आप। दूसरा है कि इनकम, मतलब नो इनकम सेलिंग, तो आपकी कोई इनकम कितनी भी हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब थर्ड पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फंड ओनली, मतलब
जो प्रोप्राइटरशिप है ना, सिर्फ यही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल्स, एक बंदा अगर काम करना चाह रहा है तो वो अगर आपका बिजनेस करना चाह रहा है ना अपना, तो वो अप्लाई कर सकता है। मतलब प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, मतलब एक से ज़्यादा मिलके अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। अगली कंडीशन है दोस्तों कि आपका जो एजुकेशन है ना वो 8 स्टैंडर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 8 स्टैंडर्ड आपने पास किया रहना चाहिए। तो ये जनरली होता है सबका। और दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनली फॉर न्यू स्टार्टअप प्रोजेक्ट, मतलब ये सिर्फ नए बिजनेस के लिए यहाँ पे लोन मिलता है। मतलब आपका अगर पुराना बिजनेस है और फिर उसके लिए आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं ना तो ही आपको यहाँ पे लोन मिलेगा, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे नॉट फॉर अदर स्कीम बेनिफिशियरीज, मतलब गवर्नमेंट के अगर और कोई स्कीम में आपने लोन ले रखा है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हो, मतलब इसमें अगर आप आते हो इस कैटेगरी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अप्लाई नहीं करना है, मतलब एप्लीकेशन सबसे पहले नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आपको सबसे पहले बैंक जाना है, बैंक से मिलना है, मतलब बैंक के मैनेजर से मिलना है और उनको आपका प्लान बताना है। आपको बताना है उनको कि देखिए मुझे PMEGP के अंदर में लोन प्रोसेस करवाना है, तो मेरा इस तरीके से प्रोजेक्ट है, ये बिज़नेस मैं करना चाहता हूँ। उनको आप प्रोजेक्ट दिखाइए। आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, किसी भी CA से आपका प्रोजेक्ट बनवा के लेना है, जितने का भी आप लोन लेना चाहते हो, मतलब जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितने का भी आपको लोन चाहिए। तो उनको एक आइडिया दीजिए कि देखिए मैं यार मुझे ऐसे ऐसे बिज़नेस करना है, तो मुझे इतना खर्चा लगने वाला है इस चीज़ के लिए। मतलब मैं यहाँ से माल उठाऊँगा, वहाँ पे लगाऊँगा, वहाँ पे मैं मतलब शॉप लूँगा, गोडाउन लूँगा, जो भी होगा आपका पूरा आप स्ट्रक्चर उनको बताइए CA को। फिर वो उस हिसाब से आपका एक प्रोजेक्ट बनवा के देंगे कि देखिए इन्हें 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अंदर में आपका भी कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, ठीक है। 5 या 10% कुछ लगता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मुझे इतना मतलब आइडिया नहीं आ रहा है, बट 5 या 10% का आपका कंट्रीब्यूशन तो रहना ही चाहिए। मतलब अगर आप 20 लाख का लोन ले रहे हो ना, मतलब आपको 20 लाख का लोन अगर मतलब आपका अगर प्रोजेक्ट 20 लाख का है ना, तो फिर उसमें से मिनिमम 2 या 3 लाख 4 लाख तो आपका खुद का रहना चाहिए ना। आप पूरा पैसा लोन में उठा के तो बिज़नेस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो पहले बैंक में लेके जाओ, डायरेक्ट बैंक में नहीं जाना है, आपको पहले प्रोजेक्ट बनवाना है CA से। उसके बाद आपकी जो बैंक है ना वहाँ पे जाना है, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, एक से ज़्यादा बैंक में हो सकता है, तो आप वहाँ पे चले जाइए। और वहाँ पे जाने के बाद फिर आपको बैंक मैनेजर से मिलना है, उनको आपका आइडिया दिखाना है, मतलब बात करनी है उनसे अच्छे से कि देखिए सर मुझे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है मेरा, मुझे ऐसे ऐसे बिज़नेस सेटअप करना है, तो मुझे PMEGP के अंदर में लोन प्रोसेस करवाना है। तो उनसे पहले बात करिए, उनको पहले कन्विंस करिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है दोस्तों कि बैंक मैनेजर है ना, मतलब इतना भाव नहीं देते या फिर ज़्यादा भाव खाते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। ये क्योंकि यार ये चीज़ आपको यूट्यूब पे ज़्यादातर कोई बताएगा नहीं, बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। लोग तो ऐसे बता देते हैं कि हाँ बैंक चले जाओ आपका काम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वैसे तो RBI ने यहाँ पे क्लियरली बता के रखा है बैंक को कि PMEGP के अंदर आपको लोन प्रोसेस करवाने के लिए ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देनी है अदर लोन के साथ साथ, क्योंकि बैंक अपना खुद का भी तो लोन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। बट अगर PMEGP के अंदर कोई यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आ रहा है ना, तो उन्हें प्रायोरिटी पे रखना है, ये RBI ने बोल के रखा है बैंक को। बट फिर भी बैंक मैनेजर है ना यहाँ पे ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते, तो उन्हें आपको पहले मैनेज करना है, ठीक है। मैनेज वर्ड शायद सही नहीं होगा, बट आप आपके हिसाब से उन्हें आपका जो प्रोजेक्ट है वो बता दीजिए। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, PMEGP पोर्टल से अप्लाई करना है। अब मैं आपको यहाँ पे PMEGP का पोर्टल दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरीके का पोर्टल होता है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। इसका मतलब यही हुआ कि आपको सिर्फ न्यू यूनिट के लिए, मतलब न्यू जो आपका बिजनेस होगा ना उसी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं PMEGP के अंदर, ठीक है। और दूसरा दोस्तों रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, मतलब एक बार आपने यहाँ पे अप्लाई कर लिया तो आपको पास में एक यूज़र ID पासवर्ड रहेगा, जिससे आप फिर पे लॉगिन करके देख सकते हैं फर्दर जब भी आपको मतलब कुछ यहाँ पे देखना है तो कि आपका लोन का स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। और थर्ड दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कि एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट, मतलब आपका जो लोन है ना एक बार PMEGP के अंदर में हो गया है और आपको फिर से उसे बढ़वाना है, मतलब उस लोन को आगे और बढ़ाना है आपका जो बिज़नेस है उसके लिए, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर दूसरी कोई स्कीम में लोन ले रखा है, पुराना बिज़नेस है आपका, तो आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। जो आपने नया बिज़नेस सेटअप किया था उस टाइम पे अगर आपने PMEGP का लोन लिया था और उसी को आपको आगे बढ़ाना है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला होता है जो ऑफिशियल के लिए होता है, तो तीन यहाँ पे ऑप्शन है।
तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई पे जाएंगे सबसे पहले वाला ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये फॉर्म होता है भरने का। तो ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं होता है, बस आपको इसको भरना होता है। इतने डिटेल्स यहाँ पे लगभग 22-23 पॉइंट है, जिसमें ज़्यादातर बेसिक ही डिटेल्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे आधार कार्ड का नंबर है, दूसरा अगर आधार कार्ड आपके पास में नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसा है। फिर नाम, आपका नाम यहाँ पे आएगा, फिर स्टेट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, मतलब बेसिक से डिटेल्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपकी सोशल कैटेगरी, और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इससे रिलेटेड आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओरली दिखा दे रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है, कैसे एप्लीकेशन होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों यहाँ पे, इसमें एक तो EDP ट्रेनिंग होता है जो कि आपको लेना होता है। कई लोग आपको बताएंगे दोस्तों कि नहीं भी लिए तो चलेगा, बट ऐसा नहीं है, उसका कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको मेन पॉइंट होता है दोस्तों यहाँ पे आपको डालना होता है जो आपका प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट का डिटेल्स डालना होता है 19 नंबर पे। 19 नंबर पे आपको देना है आपकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो क्या है। तो इसलिए क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट बनवाना है, ठीक है। उसके बाद में बैंक्स को जाके दिखाना है, उनको कन्विंस करना है। अगर वो बोलेंगे आपको, मतलब वो कन्विंस हो गए कि देखिए हाँ आप कर दीजिए एप्लीकेशन, हम देख लेंगे या फिर हम करवा देंगे, तो फिर आपको आगे यहाँ पे आके एप्लीकेशन करवाना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि आपको फिर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो बैंक मैनेजर को पसंद नहीं आया, उसको ठीक नहीं लगा है ना, तो वो कैंसिल कर देगा, तो आपको फिर से यही सब प्रोसेस करते बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बैंक को अप्रोच करना है। आप उस कैटेगरी में आते हो, वो पहला हमने पॉइंट देखा था। उसके बाद में आपको बैंक जाना है, बैंक को मतलब बैंक में जाके मैनेजर से बात करनी है, और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है आके, ठीक है। तो ऐसा है। तो इसके लिए आपको 2 लोगों को मिलना है बाहर, एप्लीकेशन के बाहर, एक तो बैंक मैनेजर और दूसरा CA, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के लिए CA और उसी प्रोजेक्ट को दिखाना है बैंक मैनेजर को। हाँ, तो यही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है, बस इतना डाल के आप सेव कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, ठीक है। बस यही है, इतना ही आपको ये फॉर्म भरना होता है, और बाकी EDP ट्रेनिंग वगैरह मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे है। तो ये ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों जैसे ही आप आपका एप्लीकेशन करेंगे, इसके बाद मतलब आपने इतना काम कर लिया, और यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आपको प्रोजेक्ट बनवाना है पहले तो अच्छे से, और दूसरी बात है कि आपको बैंक मैनेजर को कन्विंस करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैनेजर फिर आपको हाँ बोलता है कि आप एप्लीकेशन करवा दो, हम कर लेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे आके एप्लीकेशन करवाना है। अब जैसे आपका एप्लीकेशन होएगा, मतलब आप एप्लीकेशन करेंगे, तो उसके बाद में जो आपका एप्लीकेशन है ना वो फॉरवर्ड किया जाएगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को। अभी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ कौन कौन से दोस्तों, वो है दोस्तों KVIC, KVIB और DIC। इनका मतलब होता है दोस्तों, फुल फॉर्म होता है, KVIC का होता है दोस्तों खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, दूसरा होता है दोस्तों KVIB का खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड, और थर्ड है दोस्तों DIC, जिसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ठीक है। ये एजेंसीज दोस्तों इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, मतलब इनके द्वारा ये सब रेगुलेट होता है, ये जो स्कीम है। अब उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, इन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के पास में आपका एप्लीकेशन चला जाएगा। उसके बाद में 5 दिन के अंदर अंदर जो नोडल ऑफिसर है ना दोस्तों, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, मतलब आपको कॉल करेगा, आपके साथ में डिस्कस करेगा आपका जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, आप क्या बिज़नेस करना चाहते हैं, कितने का प्रोजेक्ट है, क्या मतलब जो चीज़ें आपके प्रोजेक्ट्स में होंगी ना, जो आपने डाली होगी, उसी से रिलेटेड आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको 5 दिन के अंदर अंदर वो मतलब आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसमें वो नोडल ऑफिसर क्या क्या चीज़ देखेगा दोस्तों, उसमें वो देखेगा एक तो मतलब जो भी आपका फॉर्म है उसमें कुछ करेक्शन है क्या कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक करेगा, है ना। आपकी स्कोरिंग करेगा, स्कोरिंग से रिलेटेड भी मतलब आपको मैं दिखा दूंगा वीडियो किस तरीके से रहता है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कमेंट में, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होता है। कुछ ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, बस आपको मार्किंग होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं उनके सेलेक्ट करने होता है, और उसके बेसिस पे आपका स्कोरिंग होता है, ठीक है। मतलब आप कहाँ पे कितने दिन से रह रहे हो, किस टाइप का बिज़नेस है, क्या जो चीज़ है उसके हिसाब से आपका स्कोरिंग होता है। और उसके बाद में दोस्तों वो ये भी देखेगा, निगेटिव लिस्ट चेकिंग करेगा, मतलब आपकी जो बिज़नेस है ना वो निगेटिव लिस्ट के अंदर तो नहीं आता है। जैसे कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं दोस्तों जो चल तो रहे बट वो ठीक नहीं माने जाते, जैसे कि तंबाकू बीड़ी वाला, दारू वाला, ऐसे कुछ जो बिज़नेस है उसके जो कैटेगरी है ना उसके अंदर तो नहीं आ रहा है, उसकी एक लिस्ट है, उसके अंदर अगर आपका वो बिज़नेस आ रहा है ना तो वो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। तो आपका बिज़नेस किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ नोडल ऑफिसर चेक करेगा। अब इस सब के बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो बैंक को भेजा जाएगा। तो इसीलिए मैंने दोस्तों आपको सबसे पहले बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैंक मैनेजर को पकड़ना है, ठीक है।
क्योंकि आप एप्लीकेशन करेंगे, वो एप्लीकेशन जाएगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ के पास, वहाँ से नोडल ऑफिसर उसको देखेगा, जो भी ये चीज़ें चेक करेगा और उसको सब ठीक लगेगा तो फिर वो क्या करेगा, जो आपने बैंक वहाँ पे सेलेक्ट किया ना एप्लीकेशन फॉर्म मतलब भरने के टाइम पे कि भाई मुझे किस बैंक से ये लोन चाहिए, तो उस बैंक को ये एप्लीकेशन सेंड किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, आपका लोन जो है ना वो सैंक्शन हो जाएगा और सैंक्शन की जो एक कॉपी है ना ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ के पास में जाएगी, एक आपको मिलेगी और इसके साथ ही में दोस्तों एक कॉपी जो है ना वो ईडीपी पोर्टल के पास चली जाएगी। ईडीपी पोर्टल क्या होता है दोस्तों, ये एक ट्रेनिंग के लिए पोर्टल है, मतलब आप जो बिज़नेस करने वाले हैं ना उसके रिलेटेड आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो उसकी कुछ कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो ट्रेनिंग है ना वो आपको करनी पड़ेगी, उस पोर्टल पे भी आपका जो सैंक्शन लेटर है ना आपका लोन का वो चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों ईडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये इस प्रोग्राम के अंदर में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो भी आपका बिजनेस रहेगा उससे रिलेटेड। अब ईडीपी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप ईडीपी ट्रेनिंग आपको कब करनी पड़ेगी या फिर मैंडेटरी है नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे मतलब जो ईडीपी ट्रेनिंग है वो 2 टाइप की होती है, एक तो ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी। तो इसमें क्या कंडीशन है दोस्तों कि अगर आपकी जो प्रोजेक्ट है ना, आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 5 लाख से ज़्यादा है ना, तो फिर आपको ऑफलाइन अगर आप ट्रेनिंग लेनी चाहते हो तो फिर आपको 10 दिन की लेनी पड़ेगी, और अगर आप ऑनलाइन लेनी चाहते हो तो फिर आपको 60 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ऑनलाइन। ठीक है, और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो 5 लाख तक है, मतलब 2 लाख से लेके 5 लाख तक है ना, तो फिर आपको जो ट्रेनिंग है वो आधी हो जाएगी, मतलब 5 के ऊपर के लिए 10 दिन और 60 घंटे ऑफलाइन ऑनलाइन, या फिर 5 लाख तक है 3 से लेके 5 लाख तक तो फिर 5 दिन या फिर 30 घंटे। और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप टू 2 लाख है, मतलब 2 लाख तक का ही आपका प्रोजेक्ट है, तो तब आप अगर ईडीपी ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो भी चलता है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ईडीपी ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है। और जैसे आप ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे ना दोस्तों, तो फिर आपको कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी। तो ये अलग अलग हो सकता है स्टेट वाइज, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट बनेगा, बट कुछ इस तरीके का ही होता है। इसके बाद टाइम आता है दोस्तों आपके लोन डिसबर्समेंट का। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों आपका लोन प्रोसेस हो जाता है ना, उसके बाद में बैंक क्या करेगा, केवीआईसी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई देखो हमने इस पर्टिकुलर बंदे को पीएमईजीपी के अंदर में इतना लोन दे दिया है। ठीक है, जितना भी आपका लोन का अमाउंट होगा ये इन्फॉर्म करेगा केवीआईसी को जैसे इन्फॉर्म करेगा ना दोस्तों, तो फिर केवीआईसी आपका जो सब्सिडी है ना उसमें जितना भी लोन है उसका जो परसेंटेज बैठ रहा है उसके हिसाब से आपकी जो सब्सिडी है वो रिलीज़ करेगा। किसको देगा, बट वो देगा बैंक को। तो जो सब्सिडी है ना दोस्तों वो आपको नहीं मिलेगी तुरंत, वो मिलेगी बैंक को। जिस बैंक से आपने लोन लिया है ना उस बैंक को मिलेगी, और बैंक को मिलने के बाद उसके बाद भी आपको 3 साल तक के लिए रुकना पड़ेगा सब्सिडी मिलने के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो सब्सिडी ना ये टर्म या फिर फिक्स डिपॉजिट के अंदर में लॉक इन होता है इसका 3 साल का। 3 साल तक आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी और ना ही इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आपका कोई मतलब और एफडी होती है बैंक में तो उसके ऊपर आपको बैंक इंटरेस्ट देती है, बट दोस्तों इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसमें एक बेनिफिट ये है कि जो आपका लोन है ना उसमें से जितने अमाउंट सब्सिडी का है उसको हटा के जो अमाउंट बचेगा उसी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक उसका बेनिफिट है, बट जो अलग से अमाउंट आपकी सब्सिडी की मिली है बैंक को उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये देखा जाएगा, मतलब बैंक ये देखेगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसको 3 साल कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, मतलब सब्सिडी देने के लिए आपके अकाउंट में आने के लिए सब्सिडी ये देखा जाएगी कि आपकी जो प्रोजेक्ट है मतलब उसका 3 साल होने चाहिए। और उसके साथ ही साथ दोस्तों जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ होती है ना उन्होंने और भी कुछ एजेंसीज़ को काम पे लगा के रखा होता है कि मतलब जिन जिन लोगों ने लोन लिया है तो विद इन 3 ईयर्स है ना, 1 से लेके 3 साल के बीच में, मतलब 1 से लेकर 3 साल के बीच में आपका जो लोन हुआ है उसके अंदर में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। मतलब वहाँ से ऑफिसर आएंगे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है उनकी तरफ से, या फिर उन्होंने जिन भी एजेंसीज को लगा के रखा है इस काम के लिए उसकी तरफ से कोई ऑफिसर आएगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, बैंक को इन्फॉर्म किया जाएगा एक लेटर के थ्रू कि आप इस बंदे को सब्सिडी दे सकते हो। ठीक है, तो 3 साल के बाद में फिर आपको आपके अकाउंट में सब्सिडी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है पीएमईजीपी का जो लोन है उसका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।